Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss cell wall, cytoplasm and nucleus. So let's start. जी तो dear students, first of all cell wall. तो wall किसे कहते हैं? दीवार को. और cell मतलब cell wall का मतलब cell की दीवार. तो dear students हम इसको define इस तरह से करते हैं. The outermost का मतलब कि सबसे एंड पे है, ठीक है, outermost सबसे बाहर. The outermost boundary of plant cells number 1, fungal cells number 2, prokaryotes number 3 and protists. प्रोटिस्ट में कौन कौन से? हमने प्रोटिस्ट में पढ़े हुए हैं एल्ची यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और माइसिटोजोआ मतलब के फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जिसमें आगे दो कैटेगरीज थी, द स्लाइम मोल्ड्स एंड द वाटर मोल्ड्स. तो दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं माइसिटोजोआ. तो इन सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है सेल वॉल. प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स एंड इंक्लूडिंग एल्ची एंड माइसिटोजोआ. इट इज एब्सेंट इन किस किस में नहीं है? ये एमसीक्यूज नोट कीजिए. इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. इट इज एब्सेंट इन प्रोटोजोन्स, द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो दूसरा ग्रुप था किंगडम प्रोटिस्टा का, द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं. दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड दे आल्सो लैक सेल वॉल लाइक द एनिमल्स. क्लियर? एंड इन प्रोकैरियोट्स एक ग्रुप है which is called as mycoplasma. Clear? So mycoplasma भी they lack cell wall. Clear? So इन तीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है. इट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एमसीक्यू. अब ये बनाता कौन है? सेल वॉल आखिर कहीं से तो बनेगी. सो इट इज सेक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए मार्क करें. बाय इट इज सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? द लिविंग मटेरियल, द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल. और लिविंग कंटेंट कौन सा होता है? जहां पर कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, जहां पर कोई डिवीजन हो रही है, कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लाइक दिस, कहीं पे ऑक्सीडेशन, कहीं पे रिडक्शन, लाइक दिस. सो वो कहां पर हो रही है? इट इज इन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म. क्लियर? तो ये लिविंग मटेरियल कहलाता है सेल का, या लिविंग कंटेंट कहलाता है सेल का. तो यही सेक्रेट करता है, यानी प्रोटोप्लाज्म ही सेक्रेट करता है सेल वॉल को. क्लियर? नाउ इट्स लोकेशन, इट लाइज एक्सटीरियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहां पर मैंने ये दो प्लांट सेल्स ड्रॉ किए. तो ये आपको जो पिंक कलर की नजर आ रही है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, एक्सटीरियर, इट लाइज एक्सटीरियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है. क्लियर? एंड इट्स थिकनेस मतलब इसकी मोटाई और इसकी कंपोजिशन, एंड इट्स कंपोजिशन वेरीज, मतलब ये वेरी करती है. इवन के प्लांट सेल्स के अंदर भी वेरी करती है. फिर प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल वेरी करती है, फंजाई की सेल वॉल वेरी करती है, इसी तरह से माइसिटोजोआ की सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल, all of them they have different compositions and different thicknesses. Clear? But here in our syllabus primarily we are concerned with the plant cells. Clear? So plant cell wall. चलिए, so plant cell wall काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. तो प्लांट की 3 सेल वॉल्स हैं. कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 3 सेल वॉल्स. नंबर याद रख लेना है, 3 सेल वॉल्स. क्लियर? अब वो 3 सेल वॉल्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हम आते हैं मिडल लैमेला पे. दरमियान से शुरू करते हैं ना. वो कहते हैं कि मयाना रवि, दरमियान से. सो दैट इज बेटर. सो ये दो प्लांट सेल्स और उनके दरमियान में मौजूद है, ये आपको जो ब्लू कलर की नजर आ रही है, दिस इज द मिडल लैमेला. क्लियर? द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स. क्लियर? ये मिडल लैमेला और इसकी साइडों पे देखें, लेफ्ट राइट पे ये जो ग्रीन कलर की बारीक सी लाइन नजर आ रही है, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल. और अंदर मोटी सी जो ऑरेंज कलर की नजर आ रही है, यह है सेकेंडरी सेल वॉल. क्लियर? सो दरमियान में मिडल लैमेला. तो ये सबसे पहले उस वक्त बनती है बिटवीन द 2 प्राइमरी सेल वॉल्स. किसके दरमियान में? बिटवीन द 2 प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स. क्लियर? सो फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ neighboring cells. Now let us talk about its composition.
सो इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपकने वाला, चिपकने वाला। आपने देखा कभी वो जैसे जो बीमार हैं वो किस तरह से वो ईंटें जोड़ते हैं, तो ईंट है, एक ईंट उसके बाद दूसरी ईंट उसके ऊपर कैसे जोड़ी जाती है, सीमेंट लगाकर, सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, सीमेंट लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ईंट रखते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट लगाते हैं, फिर ईंट रखते हैं। इस तरह से जब वो ड्राई हो जाती हैं तो वो एक मजबूत दीवार बना देती हैं। छोटी छोटी ब्रिक्स क्या बनाती है, मजबूत दीवार बना देती हैं। इसी तरह से ये छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, द प्लांट सेल्स, और इनको आपस में अल्लाह ताला ने किससे जोड़ा है, एक सीमेंटिंग मटेरियल से, दैट इज कॉल्ड एज, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। कौन से, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स, और साथ में मौजूद है पैक्टिन, पैक्टिन, क्लियर। सो इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग मटेरियल। MCQ, which one of the following cell wall acts as a cementing material between the two plant cells? So the answer is the middle lamella. अब मिडल लैमेला, अब इसके साइडों पे क्या मौजूद है, ये ग्रीन कलर की जो पट्टी नजर आ रही, ऑल अराउंड ग्रीन कलर, सो दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। सो प्राइमरी सेल वॉल, इट इज अ ट्रू सेल वॉल। याद है आपको, पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। सो ट्रू सेल वॉल क्यों कह रहे हैं, मतलब बाकी सारी फॉल्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वो फॉल्स है। ट्रू इसलिए कह रही है क्योंकि ये वाहिद ऐसी सेल वॉल है जो कि तमाम प्लांट सेल्स में मौजूद है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल वॉल्स, क्लियर। जितने भी प्लांट सेल्स उनमें मौजूद होती है। सेकेंडरी सेल वॉल ये सब प्लांट्स में नहीं होती, तो जो सब के अंदर है वही ट्रू है। तो MCQ, which one of the following is the true cell wall? So answer will be primary cell wall, clear? And it is present inner, MCQ मार्क कीजिए, it is present inner to the middle lamella. तो ये मिडल लैमेला उसकी अंदर वाली साइड पे, मिडल लैमेला उसकी अंदर वाली साइड पे, क्लियर, इनर टू मिडल लैमेला। इट इज लाइक लिविंग एंड इट इज थिन, थोड़ी सी बारीक है। आप कंपैरेटिवली देख सकते हैं, ये नीचे सेकेंडरी सेल वॉल है, ये थोड़ी थिन है, उसकी निस्बत ये थोड़ी थिन है, बारीक है। हमने बात की थिकनेस वेरी करती है, और थोड़ी फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। और इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, इंपॉर्टेंट MCQ, प्राइमरी सेल वॉल कब बनती है, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन अ न्यूली ग्रोइंग सेल। जब भी कोई नया सेल, जब सेल डिवीजन होती है, एक प्लांट सेल से दो प्लांट सेल्स बनते हैं, तो उनमें सबसे पहली जो सेल वॉल बनती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और सच, यहां पे नोट कर लीजिए, सेल डिवीजन में कब, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, याद रखें कब, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। वो याद होगा आपको, फ्रैगमोप्लास्ट, क्लियर, फ्रैगमोप्लास्ट बनता है, वो गोल्जी वेसिकल्स आते हैं सेंटर में ड्यूरिंग मेटाफेज, और जब वो टीलोफेज होती है तो वो उनकी मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज करके इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं, और उसके अंदर मौजूद जो सेल वॉल मटेरियल होता है वो प्राइमरी सेल वॉल बनाता है, क्लियर। सो कब, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन में भी कब, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, नोट कर लीजिए प्लीज। नाउ इट्स कंपोजिशन, सो इफ वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। और इसमें जो सेलुलोज फाइबर्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस पैटर्न, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ये देखें। सो दीज आर द सेलुलोज फाइबर्स, like this, they are running in the parallel fashion to each other, and this is cross, the criss and cross. This fashion is called criss cross arrangement. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से, अब देखें दरमियान में कितना स्पेस मौजूद है। दरमियान में जब ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हो रहा है तो दरमियान में काफी ज्यादा गैप मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल वॉल है ये कभी भी रुकावट नहीं बनती बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल, इनसाइड द सेल और फ्रॉम आउटसाइड द सेल, क्लियर। सेल से बाहर किसी चीज ने निकलना है या सेल के अंदर किसी ने आना है, तो उसके लिए सेल वॉल कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही, क्लियर। नाउ द सेकेंडरी सेल वॉल, चले अब ये रही दरमियान में मिडल लैमेला, उसके इनर साइड पे क्या मौजूद है, प्राइमरी सेल वॉल, और उसकी इनर साइड पे मौजूद है द सेकेंडरी सेल वॉल। ये थिक सी जो आपको प्रोमिनेंट नजर आ रही है यहां पर ऑरेंज कलर की, दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। सो सेकेंडरी सेल वॉल, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन
किस किस के दरमियान में है? ये सेकेंडरी सेल वॉल है, इस सेल इसके यहां पे देखिए क्या है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, और इधर ये क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। नोट कर लीजिए एमसीक्यू, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? इन और अच्छा, हर सेल में नहीं, जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि प्राइमरी जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये हर सेल में मौजूद नहीं है। इट इज प्रेजेंट इन ओनली एंड ओनली इन द स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, ओनली इन द स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। याद आ गया आपको चैप्टर नंबर 16? सो चैप्टर नंबर 16 में जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं वहां पर आपने पढ़ा था स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के आगे आपने 3 टाइप्स पढ़ी थी, उसमें ट्रेकीड्स एंड ट्रेकियाई एंड द वेसल एलिमेंट्स। क्लियर? याद आ गया आपको? तो ये सिर्फ वहीं पर मौजूद है, ठीक है। एंड इट इज थिक कंपैरेटिवली, जबकि प्राइमरी सेल वॉल क्या है, इट इज थिन। ये मोस्टली डेड होती है, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स डेड, ये थोड़ी लिविंग होती है। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ी सी लचक है इसमें, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल इट इज रिजिड, इट इज रिजिड। क्लियर? अब आ जाए कंपोजिशन पे। सो इफ वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल, इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, यहां पर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, याद रखना है, प्लस सिलिका SiO2, सिलिका, वैक्सेस, द क्लास ऑफ लिपिड्स, क्यूटिन ऑल्सो लिपिड्स, एंड लिग्निन। ये वो मटेरियल है, ये भाई साहब हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी, सख्त। ये सख्त जान जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये सख्त जान इस लिग्निन की खास तौर पर इसकी वजह से होती है, ठीक है। तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसका ज्यादा रोल है सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनेस में, मतलब कि उसकी रिजिडनेस में, ठीक है, वो रिजिड होने में। नाउ इट डिवेलप्स ओनली, ये सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ उस वक्त बनेगी जब एक सेल की ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी है, उसने अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर ली है, इट हैज कंप्लीटेड इट्स ग्रोथ, उसने अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया। रीजन, क्योंकि जब सेकेंडरी सेल वॉल उसके ऊपर आ जाएगी तो वो मजीद फल फूल नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डेड, तो वो उसको घेर लेगा। अब उस सेल उससे बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए अल्लाह ताला ने एक बहुत स्पेसिफिक और बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म रखा कि जब एक प्राइमरी जो सेल है वो अपनी पूरी की पूरी फुल साइज, यानी कि उसकी अपनी ग्रोथ मुकम्मल कर चुका होता है, तो तब स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के बाहर एक बनती है, इसमें अंदर वाली सरफेस पे बनती है टू द प्राइमरी सेल वॉल, दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। तो यही बात आगे मेंशन्ड है, इट डेवलप्स ओनली का वर्ड है व्हेन सेल हैज रीच्ड मैक्स साइज, जब वो मुकम्मल साइज पे पहुंच चुका है। मतलब मैक्सिमम साइज होने का मतलब ये है दैट इज इट कंप्लीट्स ग्रोथ। इज दैट क्लियर? तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटेड टू द प्लांट सेल। और अंदर देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर अंदर ये आपको बड़ा सा वैक्यूल नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस मैंने शो किया। और एक और चीज है कि अब प्लांट्स की सेल वॉल में खास किस्म के सुराख होते हैं, जिसमें एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से इंटरकनेक्टेड होता है, और वो सुराख, वो पोर्स क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, दे आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। याद आ गया आपको? सो एक सेल वॉल और एक प्लांट और दूसरा जो नेबरिंग प्लांट है, इनके दरमियान जो इंटरकनेक्शन है इनके साइटोप्लाज्म का, दैट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, द स्पेशलाइज्ड पोर्स जो कि मौजूद कहां पर है? सेल वॉल के अंदर। क्लियर? चलें, अब आते हैं जरा थोड़ा से फंगल सेल वॉल के ऊपर, यानी कि फंजाई की जो सेल वॉल, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इट इज अ होमोपोलीसेकेराइड, पहली बात तो ये याद रख ले, ठीक है, इट इज अ होमोपोलीसेकेराइड। होमोपोलीसेकेराइड क्या होती है? दैट इज मेड अप ऑफ अ सेम काइंड ऑफ द मोनोसेकेराइड्स। क्लियर? और दूसरा याद रख ले, मार्क कर ले एमसीक्यूज के लिए, ये पहले बात नहीं हुई है कि जो काइटिन है, काइटिन को ही कहते हैं फंगल सेलुलोज। काइटिन को क्या कहते हैं? फंगल सेलुलोज। और इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, चूंकि ये पॉलीसेकेराइड है तो उसमें लिंकेज कौन सा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन द
मोनोमर्स ऑफ दिस काइटिन। इसके अलावा काइटिन और कहां आपने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, याद करें जरा। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, द जॉइंटेड फिटेड एनिमल्स, द इनवर्टिब्रेट्स। याद आ गया वो चैप्टर नंबर 10, फाइलम आर्थ्रोपोडा, द इंसेक्ट्स। क्लियर? तो उनकी भी जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बनते हुआ है? काइटिन से। चले, इट इज द सेकेंड मोस्ट, याद रखें, सेकेंड मोस्ट abundant organic molecule on the face of the earth, सेकेंड मोस्ट। क्लियर? इसको भी एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें। उसके बाद आते हैं जरा प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल डिस्कस पहले भी कर चुका हूं आपसे। पॉलीसेकेराइड्स प्लस शॉर्ट चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स कोवलेंटली बॉन्डेड फॉर्मिंग पेप्टाइड और ग्लाइकेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन। क्लियर? और सिर्फ इन प्रोकैरियोट्स में वाहिद माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं है। चले, नाउ हियर इज द प्रोटोजोआ, द प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट में दो के पास है, एक एल्ची और दूसरा माइसिटोजोआ। तो माइसिटोजोआ की जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से, याद है ना आपको डिफरेंसेस में पढ़ा था कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को क्यों निकाला था किंगडम फंजाई में से? क्योंकि दो रीजंस, एक तो सेंट्रियोल्स इनके पास हैं माइसिटोजोआ के पास, जबकि जो किंगडम फंजाई के वाले फंगस है उसमें नहीं है, और दूसरा फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है? काइटिन से, जबकि इनकी सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज से। क्लियर? सो दैट वाज अ डिफरेंस। और इसके अलावा अब आते हैं जरा एल्गल सेल वॉल पे। तो एल्गल सेल वॉल प्लांट्स की ही तरह की होती है, लेकिन ये यहां पर जैसे कि मेजर चीज उसमें भी सेलुलोज ही है, लेकिन साथ में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं पेक्टिन के हवाले से, जो कि मिडल लैमेला में भी मौजूद है और प्राइमरी सेल वॉल में भी मौजूद है। सो पेक्टिन, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अराउंड 200, एमसीक्यूज के लिए मार्क करें, 200 गैलेक्टोयूरानिक एसिड मॉलिक्यूल्स। कितने? 200 मॉलिक्यूल्स। किसके? गैलेक्टोयूरानिक एसिड। एंड मेजॉरिटी ऑफ इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप्स, इसमें जो कार्बोक्सिल, चूंकि एसिड है तो एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो मेजॉरिटी ऑफ इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप्स दे आर मिथाइलेटेड, मतलब कि उनके साथ क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप। ये देखें, ये कार्बोक्सिल ग्रुप एंड पे H था, H इट इज रिप्लेस्ड बाय CH3 मिथाइल ग्रुप। इज दैट क्लियर? सो इसको मार्क कर लीजिए प्लीज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कुछ फंक्शंस की बात करें सेल वॉल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। Which one of the following structures provide a definite shape to the cell? And that is cell wall. ठीक है, इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है। एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस का मतलब समझते हैं ना डियर स्टूडेंट्स? मतलब अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखा जाए और उसमें क्या होता है कि वो वाटर वहां से निकल आता है, ठीक है, सेल में से मूव करता है, क्योंकि वाटर कैसे मूव करता है? फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऐसी कंडीशन में या तो सेल श्रिंक कर जाता है अगर वो उसमें सेल वॉल नहीं है, लाइक द एनिमल सेल, लेकिन अगर वो प्लांट सेल है तो वो क्या कर देगा? प्लाज्मोलाइज्ड। लेकिन उसी सेल को जब हम फ्रेश वाटर में रखें या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें तो पानी एंटर होगा, ठीक है। एनिमल सेल को अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें तो क्या होता था कि उसमें वाटर एंटर हो रहा है, चूंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है तो क्या होता है? अल्टीमेटली इट विल बर्स्ट। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल है तो ये उसको बचाता है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, मतलब कि जब वाटर एंटर हो रहा है तो सेल ऐसे फूल रहा है, ठीक है, स्वेल कर रहा है, लेकिन सेल वॉल चूंकि रिजिड है, ठीक है, तो ये क्या करेगी? उसको अपोज करेगी तो उससे सेल टर्जिड हो जाएगा, लेकिन उसको फटने नहीं देगा। क्लियर? खास तौर पर ये वाली लाइन मेंशन है बैक्टीरिया के हवाले से भी। तो प्लांट्स में यही प्रोसेस जो है वो टर्गर प्रेशर यानी टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट? तो उसमें मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं और उसमें एक सेल वॉल होगा, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सो इस तरह से, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया साथ में न्यूक्लियस। सो द आंसर विल बी सेल वॉल। मैकेनिकल सपोर्ट। रिजिडिटी, सख्ती, बताया आपको,
मोस्ट ऑफ द टाइम, प्लांट्स में तो ये नॉन लिविंग होता है। इट इज पोरस, स्ट्रक्चर आपको दिखाया मैंने, ठीक है, तो ये पोरस है, इसमें से बड़े बड़े सुराख हैं। सो आई टोल्ड यू दैट इट नेवर हिंडर्स द मूवमेंट ऑफ आयंस, वाटर और डिसॉल्व सब्सटेंसेस थ्रू इट। क्लियर? तो ये कभी भी उसमें हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करेगा, बिकॉज इट इज porous. Clear? And it allows the free passage of water and dissolved materials. Clear? So that were a few functions of the cell wall. Now coming towards another topic, that is cell wall के अंदर क्या मौजूद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म। तो आइए चलते हैं जरा साइटोप्लाज्म की तरफ, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एज वेल। तो पहली चीज तो ये कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया प्रोटोप्लाज्म का। तो प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, एंड इट इज बेस्ड ऑन टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, या जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, मतलब कि इसमें से अगर माइनस कर दें साइटोप्लाज्म को तो प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा। क्लियर? सो इट इज अ पार्ट ऑफ लिविंग मैटर। So cytoplasm plus nucleus, number 1. Number 2, if we talk about its location, it is a region between plasma membrane and the nuclear membrane. ठीक है, आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, और उसमें दरम्यान में न्यूक्लियस के बाहर दो मेम्ब्रेन्स, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर दरमियान में सारा ये रीजन वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, वो सारा ग्राउंड सब्सटेंस है सेल का, और उसके एंड के ऊपर क्या मौजूद है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाले साइड से और अंदर वाली साइड से द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में जो कुछ भी पड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। क्लियर? इट इज अ ट्रांसलूसेंट एंड जेल लाइक मटेरियल। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स अनदर पॉइंट, दैट इज द कॉमन कंपोनेंट। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि जो साइटोप्लाज्म है, इट इज द कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है। ठीक है, कॉमन कंपोनेंट ऑफ बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, मेजर डिफरेंस भी इन दोनों सेल्स में वो साइटोप्लाज्म की वजह से ही आता है, और वो दो मेजर डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये सेल्स की हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज कर देते हैं, मतलब कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक उनको कह देते हैं। तो किसके बिहाफ के ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में दो चीजें हैं, उसमें एक तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, क्लियर? तो साइटोस्केलेटन और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, दो चीजें। तो ये दोनों चीजें कहां पर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोस्केलेटन है, हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस पढ़ा, उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होता, और इसके अलावा उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो ये सारी चीजें हैं कहां पर? दे लाई इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ही वजह बनती है इन दोनों में मेजर डिफरेंस की। सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, व्हिच वन? द साइटोस्केलेटन एंड द मेम्ब्रेन बाउंडेड organelles. Is that clear to you? Now, another point is there. Let us move towards the cytosol. Cytosol, important चीज, the soluble, इसको हम स्टार्ट कहां से करते हैं? Soluble part of cytoplasm, that is called as cytosol. तो वो हिस्सा साइटोप्लाज्म का जो न्यूक्लियस के गिर्द होता है, जो न्यूक्लियस के करीब होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होता है, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। The inner portion of cytoplasm that is towards nucleus, ठीक है, याद रखें, which is towards nucleus. It is less viscous, viscosity, गाढ़ापन। तो ये less viscous है, ये ज्यादा गाढ़ा नहीं है, because it consists of 90% water, इसमें 90% पानी मौजूद है। क्लियर? इसकी वजह से ये लेस विस्कस है, ये ज्यादा गाढ़ा नहीं है।
अब जो सॉल्युबल पार्ट जिसको हम साइटोसोल कह रहे हैं, चूंकि इसमें 90% पानी है और बाकी इसमें डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं, उसकी वजह से दो तरह के सॉल्यूशंस बनेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। एक को हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन और दूसरे को हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसके अंदर मौजूद हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, इट हैव माइक्रोमोलिक्यूल्स। और कोलाइडल सॉल्यूशन इट हैज गॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर? तो ये एक चीज ध्यान में रखें। और केमिस्ट्री में भी शायद आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रू सॉल्यूशन, आपने वो टिंडल इफेक्ट पढ़ा हुआ है ना, टिंडल इफेक्ट, कि एक सॉल्यूशन, जब उस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो जब उसमें से लाइट पास की, चाहे सॉल्यूशन में से अगर तो लाइट पास हो जाए तो वो कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन, और अगर उसमें से लाइट पास ना हो सही तरह से, फुल ऑफ इट्स वे, तो उसे कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। उसकी रीजन क्या होती है वो भी डिस्कस करता हूं। ट्रू सॉल्यूशन में चूंकि माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक सॉल्युबल आयंस, इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्युबल आयंस, उसमें सॉल्ट्स हैं, उसमें शुगर्स हैं, उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें फैटी एसिड्स हैं, सो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं और विटामिन्स हैं और डिसॉल्व्ड गैसेस, ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जब उसमें हल हो जाएंगे तो उसमें से लाइट आसानी से ट्रेवर्स कर सकती है, पास कर सकती है। इस वजह से दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, चूंकि इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो पानी के अंदर ये सही तरह से हल नहीं होते, बिकॉज इट इज 90% वाटर, साइटोसोल। तो चूंकि मोस्ट ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स और लार्ज पार्टिकल्स दे रिमेन सस्पेंडेड, वो पानी के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। आप देखिए जरा, अगर चीनी को पानी के अंदर हल करें तो हल हो जाती है, लेकिन आप ऐसा करें, बाहर से जाएं और मट्टी को पकड़ें, मट्टी को पकड़कर पानी में डालें, उसको हल करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत हल हो जाएगा, बाकी गंदला सा पानी हो जाएगा, उसमें से लाइट पास नहीं करेगी, उसमें बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पानी के अंदर ऐसे घूम रहे हैं, सस्पेंडेड है, ठीक है, वो नीचे नहीं बैठ रहे ना, बाहर उछल रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। सो कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज फाउंड बाय इनसॉल्युबल पार्टिकल्स व्हिच आर लार्ज इन साइज। जैसे कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च, ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन, तो इसकी वजह से होने से, चूंकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ये सस्पेंडेड ही रहेंगे पानी के अंदर, सो ये बनाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर? अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो सोल भी हो सकता है और जल भी हो सकता है। अगर तो ये नॉन विस्कस है, अगर ये नॉन विस्कस है तो ये कहलाएगा सोल, और अगर ये विस्कस है, गाढ़ा है, तो ये कहलाएगा जल। सो दैट वाज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइटोसोल। अब साइटोसोल है तो इसके कंट्रेरी और कॉम्प्लीमेंटरी साइटोजल भी होता है। साइटोजल, साइटो इज फॉर साइटोप्लाज्म, जल, जल थोड़ा सा थिक सब्सटेंस होता है, जली लाइक। तो ये इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जबकि साइटोजल इज द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? दैट इज टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ है, उधर जो साइटोप्लाज्म वो कहलाएगा साइटोजल। जो न्यूक्लियस के पास, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, वो कहलाएगा साइटोसोल। क्लियर? सो इट इज लेस विस्कस व्हाइल द साइटोजल इज मोर विस्कस। जल है ना तो विस्कस है। क्लियर? अब आइए थोड़े से इसके फंक्शंस के वाले से भी बात कर लेते हैं। सो एज फार एज इट्स फंक्शंस आर कंसर्न्ड, तो साइटोप्लाज्म इट इज अ स्टोर हाउस। आपके घर में भी स्टोर हाउस होगा, उसमें आप क्या करते हैं, काम की चीजें, ये यानी कि वेस्ट नहीं होती, लेकिन आपको पता है जरूरत पड़ने पर आपको वो काम आ सकती हैं, तो आप उनको एक जगह पे संभाल के रखते हैं, स्टोर हाउस। तो सेल का स्टोर हाउस क्या है? दैट इज साइटोप्लाज्म। तो क्या करता है, इसमें वाइटल केमिकल्स, जो बायोकेमिकल्स, खास तौर पर जैसे कि हमने बात की, ये सॉल्ट्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, डिसॉल्व्ड गैसेस, इनको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सो इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस फॉर वाइटल केमिकल्स, वाइटल केमिकल्स। ठीक है, इसको एमसीक्यू के लिए मार्क करना आपने। दूसरा, it is the part of the cell where various metabolic processes occur। तो metabolic processes की ये साइट है, मुख्तलिफ तरह के metabolic processes यहां पर हो रहे हैं। आपको याद है सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन कहां पर होती है, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होती है, इट occurs in the
साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है यहां पर। और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 11 द बायो एनर्जेटिक्स, तो वो भी कहां पर हो रहा है, दैट आल्सो हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म। तो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं और सेल के एतबार से बहुत अहम जो प्रोसेसेस हैं जो यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर इट कंटेन्स cell organelles. It contains cell organelles. So mitochondria is there. It consists of mitochondria. It consists of endoplasmic reticulum. It consists of Golgi apparatus. It consists of vacuoles. It consists of centrosome. It consists of lysosomes. It consists of peroxisomes. It consists of the glyoxysomes. It consists of the microtubules and the cytoskeleton. Clear? So this is how. So it consists ground substance. ये मैदान है जिसमें सजे पड़े हैं सारे अपनी अपनी जगह के ऊपर ऑर्गेनेल्स, द सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गेनेल्स। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मजे से घूम रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट मतलब तैर रहे हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं है, उनको चैन नहीं आता एक जगह के ऊपर, ठीक है। और उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। आपको याद होगा आपने सेकेंड ईयर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज फोटोटैक्टिक मूवमेंट। याद आया आपको? ठीक है, प्लांट मूवमेंट्स में फोटोटैक्टिक। और उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है, सेल के जिस हिस्से में ज्यादा लाइट पड़ती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्या करता है कि क्लोरोप्लास्ट को घुमा करके वहां पर ले जाता है। अब भाईजान उसको घुमाने के लिए वहां पर जहां पर लाइट ज्यादा पड़ रही है कौन लेकर जाए? अब खुद तो चलने से रहा, उसकी टांगे तो है नहीं क्लोरोप्लास्ट की, तो फिर कैसे जाएगा? तो दिस इज एडेड बाय द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो चूंकि ये फ्रीली फ्लोटिंग है, एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो साइटोप्लाज्म जब घूमेगा, ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो वो भी आगे डिस्कस करता हूं, तो उसके घूमते हुए वहां पर पहुंचेगा जहां पर लाइट ज्यादा पड़ रही है, तो वहां पर ही फोटोसिंथेसिस करवाएगा। क्लियर? सो इसी तरह से पायरुविक एसिड एंटर हो रहा है, ठीक है, उसमें बन गया आपके सेल के अंदर एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुविक एसिड पड़ा यहाँ पर भाई साहब के पास सेल के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर पड़ा हुआ है, सो इट विल कम टुवर्ड्स दिस, लेकिन कैसे? बाय द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो ये कुछ फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ये भी मौजूद हैं इनटू द साइटोप्लाज्म। Another very important thing is there, that is active mass movement. Active mass movement. Mass movement होती है कि पानी के अंदर कुछ चीजें हल हों, पानी अपने साथ लेकर के जाए, तो उसे कहते हैं एक्टिव मैस मूवमेंट। एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये मुसलसल हो रही है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये दूसरा नाम है इसका, स्ट्रीमिंग। बाज़ औक़ात होता है जब आप वो लैपटॉप पे कोई वीडियो देख रहे हैं या मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे हैं और इंटरनेट थोड़ा डाउन हो जाए, तो वीडियो देखते देखते क्या होता है, जब इंटरनेट डाउन होता है तो वो क्या होता है, वैसे गोल सा घूम रहा होता है और उसके ऊपर लिखा रहा होता है द वीडियो इज स्ट्रीमिंग, वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। मतलब कि योर नेटवर्क हैज़ बीन डाउन, और वो कुछ वक्त के लिए, जब तक नेटवर्क सही नहीं होता, उसके एमबीज पूरे नहीं हो जाते, तब तक वो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे सर्कल सा आ रहा होता है और आपकी वीडियो नहीं चलती, तो उसे कहते हैं स्ट्रीमिंग। इसी तरह से न्यूक्लियस के गिर्द साइटोप्लाज्म भी ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या इसको कहते हैं एक्टिव मैस मूवमेंट। मैस मूवमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपने साथ ऑर्गेनल्स को लेकर के जा रहा है, अपने साथ कुछ ये डिसॉल्व सब्सटेंसेस को लेकर के घूम रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं साइक्लोसिस। इंपॉर्टेंट थिंग, इसी को कहते हैं साइक्लोसिस, या इसका एक और नाम भी बताया था मैंने आपको, दैट इज इंटरनल सेल मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम लिख देता हूं, इंटरनल सेल मोशन, या दूसरा नाम एक्टिव मैस मूवमेंट, या तीसरा नाम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर चौथा नाम साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस क्या है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? और ये होती क्यों है?
तो पहली चीज तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेंट्स इन द साइटोप्लाज्म, ताकि ये जो से कंटेंट्स है सेल में मुख्तलिफ जगहों पे अपने अपने जगह पे पहुंच जाए जरूरत पड़ने पर। और ये होती क्यों है, किस वजह से होती है, मतलब इसके पीछे कंट्रोल किस चीज का है, ये बहुत अहम चीज है। ये इसी चैप्टर में भी आगे हम इन्हीं टॉपिक्स में डिस्कस भी करेंगे इन द साइटोस्केलेटन के ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। बहुत अहम चीज। तो साइटोस्केलेटन में 3 तरह के फिलामेंट्स हैं, यू नो वेरी वेल। द माइक्रोट्यूब्यूल्स नंबर 1, the intermediate filaments number 2, and the microfilaments number 3. So microfilaments, they are made up of the myosin, tropomyosin, and actin, and troponin. So these are the, and myosin, these are contractile proteins. तो इनमें जो contractile proteins होती हैं उनकी contractions की वजह से ये साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और एक्टिव मास मूवमेंट और इंटरनल सेल मोशन हो रही है। क्लियर? सो दैट इज अबाउट द साइटोप्लाज्म। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द न्यूक्लियस। तो सेंटर से स्टार्ट करते हैं। बाहर हमने अब कवरिंग कर ली, सेल वॉल कर ली, अब सेंटर से शुरू करते हैं। तो सेंटर में मौजूद है आमतौर पर दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, सो न्यूक्लियस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पहले बेसिक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके हवाले से देख लेते हैं, न्यूक्लियस के हवाले से। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक है, एमसीक्यू, हु डिस्कवर्ड एंड इन विच ईयर? 1831। इसका फंक्शन, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, खास तौर पर उसका मेटाबॉलिज्म, और इसके पास है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्लियर? कि जितने भी सेल के अंदर जो कुछ भी है, सेल का बनना है, उसने किस तरह से काम करना है, एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड ओवर हियर। क्लियर? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और एक बहुत ही अहम एमसीक्यू याद रखना है न्यूक्लियस के एतबार से। आपने स्लाइड प्रिपरेशन तो की होगी, मैट्रिक में भी की होगी, एफएससी में भी की होगी प्रैक्टिकल्स के लिए। तो आपको पता है ना कि जब भी आप स्लाइड को देखते हैं तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट क्या चीज नजर आती है? कोई और ऑर्गेनल आपको सही तरह से नजर आ रहा होता है? नहीं ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट क्या चीज होती है? और कुछ नजर आए ना आए तो उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल मतलब न्यूक्लियस जरूर नजर आएगा आपको। ठीक है, न्यूक्लियस जरूर नजर आएगा आपको उसमें। सो दैट इज द रीजन इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब इसके अलावा एनिमल सेल्स में इट इज सेंट्रल। एनिमल सेल्स में कहां पर है? इसके लोकेशन के एतबार से हम बात करें, सेंट्रल होता है, सेंटर में मौजूद है। प्लांट सेल्स में ये पेरिफेरल होता है। क्लियर? इट इज पेरिफेरल। और सेल्स की कुछ कैटेगरीज हैं अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ऐसे सेल्स जिनमें एक न्यूक्लियस है पर सेल, एक सेल है उसमें एक न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस पर सेल, उन्हें कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स। क्लियर? मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। उसकी एग्जांपल आई सेल, लिवर सेल, किडनी सेल्स एंड द स्मूथ मसल्स। ठीक है, हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर द मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स। बाय न्यूक्लिएटेड सेल्स, ऐसे सेल जिनमें 2 न्यूक्लियाई हैं पर सेल, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो। तो एक तो पैरामीशियम याद होगा आपको, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, और दूसरा फंगल हाइफी जो डायकैरियोटिक है। ठीक है, जिसमें 2, जब उनमें वो प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होती है तो तब उसमें जो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड मोर देन 2, याद रखना है। इसके लिए फिगर क्या है? 2 प्लस होगा तो वो कहलाएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसमें स्केलेटल मसल सेल एक तो हमारा पहली बात, और दूसरा प्लाज्मोडियल स्लाइम, चैप्टर नंबर 7, किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर? तो उसमें फंगस लाइक प्रोटिस्ट में आपने पढ़ा था, प्लाज्मोडियल स्लाइम, मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस, उसमें 30 सेंटीमीटर उसके वो जो है वो एरिया 1 फुट के करीब। सो वो एग्जाम्पल है इसकी मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस की। इसके अलावा एक और भी एग्जाम्पल है, दैट इज जायंट अमीबा, द पिलोमिक्सापेलास्ट्रिस, इट इज ऑल्सो मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। क्लियर? चले अब आते हैं जरा इसके पार्ट्स के ऊपर। अब पार्ट्स में सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे इसकी मेम्ब्रेन्स पे, चूंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, याद रखना है। ठीक है, इट इज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, मतलब 2 मेम्ब्रेन्स हैं। डबल मेम्ब्रेन्स में हमारे पास 3 ऑर्गेनल्स हैं, एक तो प्लास्टिड्स
अब प्लास्टिड्स में आपके 3 है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 वो हो गई, प्लस न्यूक्लियस, प्लस हमारे पास मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये ऐसे 3 कैटेगरीज हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बाहर की तरफ है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली ये वाली जो आपको नजर आ रही है, दिस वन, सो दिस इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बाहर क्या है, इसके साथ अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात ये कॉन्टिन्यूअस होती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूजुअली। और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स द न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कि जो कुछ भी इस न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है इसका, वो सारा का सारा किसने होल्ड करके रखा हुआ है, किसने कंटेन किया हुआ है? दैट इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर सारा कुछ मौजूद है। अब इन दोनों के दरमियान में यहां पर मौजूद है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहां पर इन दोनों के दरमियान में, बिटवीन द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड inner nuclear membrane, there is a space which is called as perinuclear space and it is fluid filled. clear? खाली नहीं है, it is fluid filled. इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्लियर? चले, अब आते हैं जरा, ये देखें यहाँ पर आपको ये ऑरेंज कलर के कुछ ऐसे सुराख से नजर आ रहे हैं। These are called nuclear pores. They are called nuclear pores. They are made up of special protein. MCQ याद रखें, nuclear pores, they are made up of special protein called nucleoporin. और they vary in number. इनका जो नंबर है वो बहुत वाइडली वेरी करता है। और इनका फंक्शन क्या होता है? दे कंट्रोल द ट्रैफिकिंग बिटवीन द न्यूक्लियर प्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। जो कुछ इसके बाहर है, जो कुछ अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कुछ चीज आ जा रही है, तो वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो दे कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर प्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? अब दो तरह के हमारे पास आमतौर पर सेल्स होते हैं, एक क्लासिफिकेशन के एतबार से, एक होते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स और दूसरे होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। पहले तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लें इनमें। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल वो सेल है जो मजीद डिवाइड होने की एबिलिटी रखता है। क्लियर? और जिसका अभी तक फाइनल फंक्शन जिसको असाइन नहीं हुआ। एक तो मजीद डिवाइड हो सकता है और दूसरा जो है उसको भी फाइनल फंक्शन, उसका जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, असाइन नहीं हुआ। वो कहलाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल। जैसे कि एग सेल। ठीक है, अभी इसमें से अभी इसके अंदर जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद आगे ब्लास्टोमियर्स एंड ऑन, और उसके बाद एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड, मतलब अभी लंबा काम है। ये जैसे स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद स्पर्मेटिड्स। सो ऑल दीज आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। क्लियर? अब इनके अंदर जो नंबर ऑफ पोर्स है दैट इज 30,000 पर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जैसे कि एग सेल। और जो डिफरेंशिएटेड होते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल उस सेल को कहते हैं जो मजीद डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक है, पहली बात। और उसके पास एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, लाइक द एरिथ्रोसाइट और द रेड ब्लड सेल और द व्हाइट ब्लड सेल, लाइक न्यूट्रोफिल, लाइक मोनोसाइट, लाइक लिम्फोसाइट, लाइक बी लिम्फोसाइट, लाइक टी लिम्फोसाइट। तो इनके पास अपना 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 एक फंक्शन है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, और ये मजीद डिवाइड नहीं होने वाले। क्लियर? लाइक द स्पर्म्स, दे डू नॉट फर्दर डिवाइड। क्लियर? आरबीसीज, द मैच्योर आरबीसीज, दे फर्दर डू नॉट डिवाइड। अच्छा, यहां पर वो मेरे कहीं जहन से एक चीज निकलना चाहे, मैं यहां पर पहले आपको मेंशन करता चलूं कि एनिमल्स में एरिथ्रोसाइट यानी कि मैच्योर रेड सेल, इट इज एन्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस नहीं है। और प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल, ये वाहिद दो एक्सेप्शंस हैं ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। जिस हैं तो सेल, इट इज ऑल्सो एन्यूक्लिएटेड। इनमें न्यूक्लियस नहीं है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैच्योर सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है, जब ये इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, यानी कि जब ये एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस से गुजर रहा होता है, जब इसकी सिंथेसिस हो रही होती है, तो तब पहले बनता है एरिथ्रोब्लास्ट। तो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस है, बट व्हेन इट बिकम्स एरिथ्रोसाइट द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड। क्लियर? सो ये वाहिद ऐसा मैमेलियन सेल है
जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो ये बाद में फिर मुझे भूल जाती होती है। सो नाउ द डिफरेंशिएटेड सेल्स लाइक द एरिथ्रोसाइट, इट हैज गॉट 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स पर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में 3 से 4 सिर्फ। क्लियर? तो ये एमसीक्यूज के लिए अपने मार्क कर लें। अब आते हैं जरा कि इसके अंदर क्या है, जो कुछ इस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, उसे क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको कहते हैं कैरियोप्लाज्म, कैरियो फॉर न्यूक्लियस। क्लियर? तो न्यूक्लियोप्लाज्म द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट, पहली बात है ट्रांसपेरेंट। नंबर 2, इट इज सेमी फ्लूइड, मतलब मुकम्मल तौर पर पानी नहीं है, इसमें कुछ चीजें हैं, डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं। सो इट इज अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस एंड इट्स अ मिक्सचर है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। किस चीज के इसमें मिक्सचर में, यानी कि इसमें न्यूक्लियर प्लाज्म में क्या क्या पड़ा हुआ है? प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, लाइक द डीएनए पॉलीमरेज, लाइक द आरएनए पॉलीमरेज फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। क्लियर? और इसके अलावा एक और एंजाइम एंडोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, वो मौजूद हैं। इसके अलावा फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्योंकि जब रेप्लिकेशन होनी है तो न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़नी है, तो वो इसलिए मौजूद है, पहले से सामान मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड्स। और कुछ आयंस, मेटल आयंस, जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम, और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, या फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन का तो पता ही है, दैट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिन, हिस्टोन द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, ठीक है। और इसके अलावा कोई नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है, इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर। क्लियर? सो ये है जी न्यूक्लियर प्लाज्म, या इसका कैरियोप्लाज्म, या न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। अब आते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द न्यूक्लियोलस, ठीक है, द डार्कली स्टेन्ड बॉडी इन द न्यूक्लियस। ये सबसे प्रोमिनेंट है, इस ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर सबसे प्रोमिनेंट नजर आ रही है आपको, डार्कली स्टेन्ड, डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क है। इट इज बाउंडेड बाय नो मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। नंबर 2, वन और मोर इन न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक होता है न्यूक्लियोलस, बाजुकात देयर आर मोर देन वन न्यूक्लियोलाई, ठीक है। अब ये इसका मैंने आपको समझाने के लिए इसकी फर्दर एक डायग्राम बनाई, जिसमें न्यूक्लियोलस को डिवाइड किया गया है 2 रीजन्स में। ये सेंट्रल रीजन है, इसमें धागे धागे नजर आ रहे हैं आपको, इट इज सेंट्रल फाइब्रिल एरिया, ये सेंटर में, और ऐसे धागे नुमा फाइब्रिल, फाइबर, ठीक है। ये फाइब्रिल क्यों है? क्योंकि इसके पास मौजूद है हैवी मॉलिक्यूलर वेट राइबोसोमल आरएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइबोसोमल डीएनए आल्सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इस वजह से ये जो सेंट्रल पोर्शन है न्यूक्लियोलस का, ये थोड़ा सा फाइब्रिल है, धागे नुमा। और इसका जो पेरिफेरल है, पेरिफेरल किसे कहते हैं? अवे फ्रॉम द सेंटर, जो साइडों पे हो, वहां पर देखिए जैसे दानेदार अपीयरेंस है, ग्रेनुलर है। तो जब भी सेल में ग्रेन्यूल की बात आए, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर की बात आए, तो इसका मतलब वहां पे देयर मस्ट बी समथिंग कंसर्न्ड विद राइबोसोम। क्लियर? सो ये पेरिफेरल जो ग्रेनुलर रीजन है, इसमें प्रिकर्सर्स मौजूद हैं, किसके? राइबोसोम्स के। प्रिकर्सर्स मतलब वो सब्सटेंसेस, वो मटेरियल्स जिससे मिलकर के बनना है राइबोसोम। क्लियर? अब आते हैं जरा कि इसमें होगा क्या। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ राइबोसोम्स। इसी वजह से न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं, और राइबोसोम्स को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। यहां पर राइबोसोम्स बन रहे हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये अपीयर कब होते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, दे अपीयर ड्यूरिंग इंटरफेज। सेल साइकिल याद है आपको? सेल साइकिल की 2 मेजर फेजेस, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज में ये अपीयर होते हैं, ये न्यूक्लियोलस की बात हो रही है, और ड्यूरिंग माइटोटिक फेज दे डिसअपीयर। ये अहम चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अनदर पार्ट, ये आपको बहुत सारे धागे जो नजर आ रहे हैं सेंटर में न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द, सो दैट इज क्रोमैटिन, बिखरा पड़ा है, भरा पड़ा है। क्रोमैटिन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अ थ्रेड लाइक मटेरियल, अ नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which is called as chromatin। अगर हम इसकी कंपोजिशन पे जाएं, याद आपको चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए पढ़ा था आपने वहां पर। इसमें एक तो डीएनए मौजूद है, दूसरा प्रोटीन्स मौजूद हैं। और प्रोटीन्स कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन्स। इट कंसिस्ट ऑफ 40% डीएनए एंड 60% प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स में याद रखना हिस्टोन, तो ये दोनों का कॉम्बो मिलकर क्या कहलाता है? क्रोमैटिन, द थ्रेड। और ये थ्रेड आमतौर पर नॉन डिवाइडिंग सेल में
विजिबल है। मतलब कि ये मेरा सेल स्किन कभी डिवाइड नहीं कर रहा, तो उसमें मुझे अभी क्रोमोसोम फिलहाल नजर नहीं आएंगे। इसमें मुझे क्या नजर आएंगे, जैसे धागे, ये धागे नजर आएंगे इसके न्यूक्लियस में। ये रीजन के अभी सेल ने डिवाइड नहीं करना। सो दे आर विजिबल इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है या ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दे विल कॉन्डेंस। कॉन्डेंस का मतलब सिकुड़ जाना, ये धागा सिकुड़ेगा, सिकुड़ कर और क्वाइल बनाएगा, क्वाइल होके क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, क्रोमोसोम। सो हियर इज अ क्रोमोसोम। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रोमोसोम से रिलेटेड, वैसे तो सेल साइकिल में डिस्कस हुआ और आगे चलकर होगा, कि जो क्रोमोसोम है ये एक क्रोमैटिड को भी कहते हैं। वन क्रोमैटिड वन क्रोमोसोम भी होता है और टू क्रोमैटिड वन क्रोमोसोम भी होता है। दो क्रोमैटिड से भी एक क्रोमोसोम बनता है और एक क्रोमैटिड भी एक क्रोमोसोम होता है। सो एनीवेज ये बात में कहीं स्किप ना हो जाए, तो इसलिए पहले बता दिया आपको। तो ये क्रोमोसोम, अब ये देखें दो क्रोमैटिड से बना हुआ है, इट इज ट्रू क्रोमैटिड वन क्रोमोसोम। इसके ऊपर वाले देखें ये आर्म्स हैं, ये नीचे वाले आर्म्स हैं, ऊपर वाले कहलाते हैं शॉर्ट आर्म्स, नीचे वाले कहलाते हैं लॉन्ग आर्म्स। और तरफ यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन, ऐसे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन विच इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, इट्स कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये अंदर की तरफ क्रोमैटिड्स को ऐसे जोड़ करके रखेगी और ये बाहर की तरफ निकली हुई है, ये फिर बाहर की तरफ निकलती है और वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। और ये वही रीजन है जहां पर आकर के जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के अटैच होती हैं और इसको अलाइन करती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्लियर। और यहां पर कुछ क्रोमोसोम्स में मौजूद होती है एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, NOR, दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इसका फायदा क्या है, आपने पढ़ा हुआ ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब प्रोफेज एंड हो रही होती है तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, और जब टीलोफेज होती है, जब न्यूक्लियस दोबारा से बनता है तो तब ये रीअपियर हो जाता है। तो इसकी असेंबली, इसकी ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन में इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का रोल है। ठीक है, और ये पूरा क्या कहलाता है, क्रोमैटिड। क्लियर। सो दिस इज अ क्रोमोसोम। और सेंट्रोमियर और उसके एंड्स जो होते हैं उनको टेलोमेयर्स भी कहते हैं। आगे चलकर शायद फिर आगे डिस्कशन आए। और डियर स्टूडेंट्स, इनका जो नंबर होता है क्रोमोसोम का, फॉर स्पीशी इट इज स्पेसिफिक, फॉर अ स्पीशी इट इज स्पेसिफिक, लाइक इन ह्यूमन, इन द होमोसेपियन, इन मी एंड यू एंड ऑल ऑफ यू विच यू आर वॉचिंग, इट इज 46। इट इज 46। फ्रॉग, राणा साहब, means the Rana tigrina, उसके अंदर 26. Chimpanzee, the primates, they have got 48 chromosomes. The fruit fly, Drosophila melanogaster, it has got 8 chromosomes. Onion, प्याज, बहुत मजे की चीज है जो हम खाते हैं. So in salads, in our cookings, so it consists of 16 chromosomes. Pea, it's a garden pea. Clear? It's a garden pea. Consists of 14. मेंडल का याद आपको, 14 traits, 14 chromosomes. और mouse, it consists of 40. ठीक है. And potato, तकरीबन हर हांडी में डलने वाला potato, 48. So ये कुछ नंबर है ये इनके सोमेटिक सेल्स में. और याद रखना कि जो गैमीट सेल्स होते हैं, इन द गैमीट सेल्स, उसमें हाफ नंबर होता है, दे आर हैप्लॉइड. अच्छा, यहां से जरा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दूं. तो आमतौर पर ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे सेल्स जिसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज हों या उसमें पेयर्ड क्रोमोसोम्स हों तो उसे कहते हैं डिप्लॉइड सेल. ठीक है. और ऐसा सेल जिसमें हर क्रोमोसोम की एक कॉपी हो या फिर उसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम हो तो वो कहलाते हैं हैप्लॉइड सेल्स. क्लियर. So that is about the nucleus. Now dear students, कुछ MCQs आपके लिए अरेंज किए मैंने to check कि आपने कितने गौर से सुना मेरा लेक्चर. So first of all, the nuclear pores are made up of special proteins called. तो nuclear pore एक खास किस्म की प्रोटीन से बनते हैं. Are the histones, or the paleins, or the flagellants, or the nucleoporin? Yes, you are right. It is nucleoporin.
ठीक है, यूजिंग द कॉमन सेंस, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोपोरिन। नाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमीट्स ऑफ गार्डन पी आर। तो अभी हमने गार्डन पी के हवाले से बात की, तो उनमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 14। तो क्या ख्याल है, 14 को कर दूं? यहां पर 14 नहीं आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द गैमीट्स। तो गैमीट सेल्स दे आर हैप्लॉइड, तो मतलब 14 का हाफ मींस 7। क्लियर? Now the cytosol, the soluble part of the cytoplasm, contains dash percent water and dissolved substances. 50%, 100%, 90%, or 80%. Yes, yes, you are right. It is 90%. Now the middle lamella, the first wall to be formed between the two primary cell walls of the neighboring cells is middle lamella. In the plants, it contains dash and inorganic salts. So इसमें क्या चीज है? Cellulose, chitin, pectin, or lignin. Yes, yes, this is pectin. Clear? Pectin. Now, the cell wall is absent in all except dash cells. ये नीचे कुछ cells है, इन सब में cell wall नहीं है सिवाय एक के। So animals में cell wall होती है, animal cells में होती है? नहीं होती। प्रोटोजोन्स, द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, उसमें होती है? नहीं होती। माइकोप्लाज्मास, ये वाहिद ऐसा प्रोकैरियोट्स के ग्रुप है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। सो द ओनली ऑप्शन इज माइसिटोजोआ, द फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स, द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनती है। सो द ऑप्शन इज डेल्टा। नाउ the nucleolus have dash granular region that contains precursors of ribosomes. तो राइबोसोम्स कहां पर, कौन सा रीजन है? बाहर वाला, ठीक है। सो क्या वो सेंट्रल है, पेरिफेरल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है? सो इट इज पेरिफेरल ग्रैन्युलर रीजन। क्लियर? नाउ द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स लैक डैश एंड मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। तो दो चीजें बताई थी कि साइटोप्लाज्म, जब मैंने पढ़ाया कि उसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं साइटोप्लाज्म की फ्रॉम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को। एक तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, और दूसरा राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, क्रोमैटिन या फिर साइटोस्केलेटन। यस, यू आर राइट, इट इज साइटोस्केलेटन। एंड आरबीसीज, द एरिथ्रोसाइट्स हैव डैश न्यूक्लियर पोर्स पर सेल, 3 to 4K or 3 to 4 or 30K or 30? जी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स योर आंसर? 3 to 4K, 3 से 4 ही पढ़े थे ना हमने, तो K नहीं है, K मीन्स 1000. सो द आंसर इज 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स पर सेल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सेल वॉल, उसकी टाइप्स, प्लांट्स के अंदर मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, फंगल सेल वॉल, माइसिटोजोअल सेल वॉल, and the cell wall of the fungi, and as well as various cell walls has been discussed. और इसके साथ साथ फिर हमने we have also discussed the cytoplasm, cytoplasm के contents, cytogel, cytosol, and sol and gel, उसका difference, their functions. और इसके अलावा we have also discussed most important topic, that is nucleus. Clear? और nucleus में the chromatin, nuclear plasm, and the nucleoli, and the nuclear envelope, and the nuclear pores, everything has been discussed. So hopefully आज का lecture भी आपको clarify हो गया होगा. If there is any query, you can drop the question in the comment box. You will be answered soon by our subject specialist. So hopefully next lecture तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.